जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज तारीख है 20 जून और आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए एक कंप्लीट कोर्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चलिए उनको भी बता देते हैं। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं फुल कंप्लीट कोर्स 2022। इस क्लास में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिक्स रहेंगे। दूसरे स्थान पर है जनरल साइंस। जनरल साइंस के टोटल 30 से 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स रहेंगे। तीसरे स्थान पर है करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स के इस क्लास में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। बात करते हैं हिंदी, तो देखिए हिंदी के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें देखिए हिंदी साहित्य हो गया और हिंदी व्याकरण दोनों मिक्स रहेंगे। अब आपके बच जाते हैं मैथ्स और इंग्लिश। एग्जाम में लगभग मैथ्स के 7 से 8 प्रश्न रहते हैं, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इंग्लिश के भी सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सेशन का जो टारगेट रहेगा, आपको एग्जाम में 75 से 80 क्वेश्चंस का सही करवाना। और आप यहाँ देख सकते हैं इस सेशन का पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध रहेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या रहेगा, एक अलग वीडियो में प्रॉपर बना के आपको बताया जाएगा। और ये फुल कंप्लीट कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, इस सेशन को जितना हो सके पूरा शेयर करना है, ताकि ये क्लास कभी बंद ना हो। क्लास का टाइम क्या रहेगा, तो देखिए इस चैनल पर डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ ये क्लास होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हिंदी के 10 प्रश्न लास्ट में रखे गए हैं। तो आज के सेशन का प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 मिल रहे हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधिया रोसेन जबेग। सिंधिया रोसेन जबेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है, तो ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जेफ बेजोस की जगह अमेजॉन का सीईओ कौन बने हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब, जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एंडी जेसी। एंडी जेसी अमेजॉन का सीईओ बने हैं। बात करते हैं अमेजॉन की स्थापना, तो वर्ष 1944 ईस्वी में स्थापना, ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है, तो अमेजॉन का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अमेजॉन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 4.7 मिलियन। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर, जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस महान डांसर जीन जॉर्जेस नोबरे, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, जीन, आप लोग लिख लीजिएगा, जीन जॉर्जेस नोबरे के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और वर्ष 2022 की थीम पूछे तो नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है, ये इसका थीम है वर्ष 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आरबीआई ने मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न कराए जाएंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड होंगे। तो देखिए आरबीआई ने मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसका सही जवाब है 4.4%। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। चलिए आंसर करेंगे।
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय का। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कितना बढ़ा है? तो 27 नोट कर लीजिएगा, 27.95%। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं बिहार में। तो देखिए वो भारत में था, अब बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है? दोनों को याद रखना है, भारत का और बिहार का भी। तो बिहार में आपको जिला बताना है। तो देखिए जिला हो जाएगा मधेपुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा मधेपुरा। कितना? तो देखिए 31.12%। ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर किशनगंज है और तीसरे स्थान पर अररिया है। क्रम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? देखिए प्रश्न इस तरह से नहीं बनेगा, टाइपिंग एरर है। प्रश्न बनेगा वास्को डी गामा भारत कब आए थे? चलिए आंसर करेंगे। इस तरह के भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1498 में पूरा डेट याद रखना है, 17 मई 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा औसत उत्पाद के बराबर है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा उपाय है? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यानी कि पूछा जा रहा है बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। ध्यान रखना है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। जन्म की बात करें तो 1929 ईस्वी में इंदौर में हुआ था लता मंगेशकर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। देखिए निम्न में से पूछा जा रहा है कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर है। बाकी जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क ये सभी क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का न्यायालय स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का न्यायालय स्थापित किया गया था। तो सही जवाब है इसका 3 फरवरी 1916 को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट है। याद रखना है 1861 एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में 3 हाईकोर्ट बना था। कौन कौन सा? नाम सुन लीजिए। बम्बई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट। याद रखना है 1861 एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे था काट लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इनका मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न इस सेशन में कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन लॉक ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वह कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि आपको बताना है कौन सा मानसून है जिसके कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गीकरण के नाम पद्धति यानी कि वर्गीकरण के द्विनाम होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ दिया जाएगा तो सभी सुधार कर दिया जाएगा। तो वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? चलिए आंसर करेंगे। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लिनियस ने। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कश्मीर घाटी जो है ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पीर पंजाल और वृहत हिमालय हो जाएगा। ए राइट आंसर नहीं है। देखिए पीर पंजाल की जगह आपको लघु हिमालय भी मिल सकता है, तो लघु हिमालय और वृहत हिमालय वो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो इसका सही जवाब सही बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। अगर आपसे पूछे उड़ीसा का शोक तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। और कोसी नदी जो है ये नेपाल के गोसाई थान से ये नदी निकलती है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है तो याद रखना है कटिहार के पास स्थित एक जगह है कुर्सेला। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कुर्सेला या काढ़ा गोला, आपको ऑप्शन दोनों ही मिल सकता है, ध्यान रखना है दोनों में से कोई एक मिलेगा। कुर्सेला या काढ़ा गोला के पास स्थित गंगा नदी में ये कोसी नदी मिलती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, चलिए आंसर करेंगे। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। सामाजिक विकास पर बल देता है, ये होगा अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हिंदी का एक प्रश्न बीच में टाइप हो गया है जो कि एंड में आपको मिलेगा देखने को। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पूंजी खाते की जमामदी। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमामदी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे स्थान है और यहाँ पे देश लिखा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले बताते हैं। चिनूक जो है यूएसए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन आल्प्स पर्वत, ये भी बिल्कुल सही है। लू भारत में चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सिरोको कनाडा नहीं होगा क्योंकि सिरोको जो है ये इटली की हवाएं हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है, तो इसका सही जवाब है सेल खड़ी से। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे पहले हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए आंसर करेंगे। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान में है। लोथल क्या है तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था और ये गुजरात में है। और अगर आपसे पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो भोगवा नदी, याद रखना है भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा पूछे तो घग्गर नदी हो जाएगा और हड़प्पा पूछे तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ी जी की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बड़ी जी का मान तो आप लोग नोट कर लीजिए। बड़ी जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पर ना मिले तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर पर ना मिले तो इस तरह से हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg इनवर्स 2। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है, kg इनवर्स 2। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, बड़ी जी की इकाई क्या है, इसका सही जवाब है सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान रखना है, बड़ी जी को गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है। छोटी जी का मान आपसे पूछ सकता है, तो छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेग माप है, चलिए आंसर करेंगे, आवेग किसका माप है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए आवेग जो है ये किसका माप है, ये भार का माप है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे ये अदिश राशि है या सदिश, तो आवेग जो है ये एक सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अदिश राशि कौन है, सोच समझ कर आंसर करना है। इनमें से अदिश राशि कौन है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, ये क्या है, ये सदिश है। संवेग क्या है, सदिश है। त्वरण क्या है, सदिश है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ऊर्जा क्या है, ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स हम पूरा मेहनत कर अच्छे क्वेश्चंस के साथ ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री चला रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा भी ये सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को पूरा शेयर करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए सदिश राशि कौन है, इसका राइट आंसर है, अभी हमने बताया संवेग जो है ये एक सदिश राशि है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी सब अदिश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दिशा नहीं होता है लेकिन सदिश में दोनों होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, तो देखिए पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट किया जाता है और इसका सूत्र होता है बल बट्टे लंबाई। ठीक है, बल बट्टे क्या होता है, लंबाई होता है। तो बल का आप लोग डायमेंशन जानते होंगे क्या होता है, तो बल का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और नीचे लंबाई लिखे थे, लंबाई का एल होता है। तो देखिए एल से एल कट जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या निकल जाएगा, एम टी पर पावर -2। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एल को काटेंगे नहीं, एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एम एल 0 टी पर पावर -2, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर 0 का पावर रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो एल पर पावर 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, चलिए आंसर करते जाएंगे। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, और आप सभी जानते हैं बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सीजीएस की बात करें तो इसका राइट आंसर सी के साथ रहेगा, डाइन होता है, ध्यान रखना है। केल्विन जो है ये ताप का एसआई मात्रक है। डेसिबल को ध्यान रखना है, इससे ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, सोच समझ कर आंसर करना है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पर पावर -6 मीटर होता है, लेकिन ये आपको मिलीमीटर में पूछा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 हो जाएगा मिलीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर आपसे 1 किलोग्राम पूछे तो आप सभी आंसर कर देंगे 9.8 न्यूटन, लेकिन अगर आपसे 2 न्यूटन, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम पूछ लिए तो देखिए कैसे निकाला जाता है, बेसिक सीख लीजिए। तो देखिए वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। ठीक है, अगर आपसे 2 kg का पूछे, देखिए 2 kg का पूछे तो द्रव्यमान 2 हो जाएगा, और छोटी जी का मान हमने बताया 9.8 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना पूछेगा आपको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 किलोग्राम का पूछा रहा है 9.8 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल बराबर है, चलिए आंसर करेंगे। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पर पावर 7 अर्घ के। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति किसका एकक है, चलिए आंसर करेंगे। एक अश्वशक्ति को एचपी लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो 746 वाट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। 1 एचपी बराबर, तो 36 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। एक अश्वशक्ति ये शक्ति का एकक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, चलिए आंसर करेंगे।
और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में समय भी दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत करके आ जाते हैं। हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। दूरी होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है तो 9.46 गुना 10 पर पावर क्या होता है? 15 मीटर होता है, ध्यान रखना है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुना 10 पर पावर 3 कम हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार बराबर होता है, आंसर करेंगे एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 5 पास्कल। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंगस्ट्रॉम खाली स्थान को अभिव्यक्त करने की इकाई है। चलिए आंसर करेंगे। और कभी कभी मान भी पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 पर पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? चलिए आंसर करेंगे। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हून आक्रमण से। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हून आक्रमण से। याद रखना है। गुप्त वंश की स्थापना पूछे तो श्रीगुप्त हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपसे पूछे कि चोल राजवंश की स्थापना किसने की, तो विजयालय ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट डाउन करते जाइए साथ में। विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की। और चोल राजवंश की राजधानी पूछे तो तंजौर हो जाएगा। ठीक है, तंजौर इसकी राजधानी थी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। याद रखना है, योगदान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खाली स्थान द्वारा किया गया? चलिए आंसर करेंगे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अकबर के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1574 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। कब? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सही जवाब है औरंगजेब के शासनकाल में। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और औरंगजेब ने ही दोबारा 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगाया था, ये भी ध्यान में रखना है। और पहली बार जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? चलिए आंसर करेंगे। एक से एक प्रश्न इस सेशन में रखे गए हैं, सारे सिलेक्टेड है, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? इसका सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस ने। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही लेना है। इसके लिए आप लोगों को डेली इस क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक से। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है?
चलिए आंसर करेंगे। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट वंश से। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पूछे तो दंती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगर चोल का पूछे, चोल राजवंश अभी हमने बताया विजयालय हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? जल से, पहाड़ से, जंगल से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जल से घिरा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एमंडसन हो जाएगा। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर पूछे तो रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक करें सेशन को। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर खाली स्थान में पाए जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। किस वन में पाए जाते हैं? तो देखिए ये सभी जो जानवर है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। इनमें से कौन सही नहीं है? तो 54 का राइट आंसर जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखिए गेहूं जो है रबी फसल है, चावल भी खरीफ है, जौ रबी है, बिल्कुल सही है। लेकिन चना खरीफ नहीं है, चना रबी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, इसमें आयरन पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। स्थापना की बात करें तो सन 1949 ईस्वी स्थापना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। आपको याद रखना है विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो 22 मई को, ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल हो जाएगा। तो यहाँ पे विश्व जल दिवस पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर 22 मार्च हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पतंजलि से संबंधित है योग दर्शन। न्याय दर्शन पूछे तो गौतम से संबंधित है, ध्यान रखना है। पाणिनि को ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पूछे तो पाणिनि हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो जैमिनी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? इसका सही जवाब है कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहक तार कैसा होता है? चलिए आंसर करेंगे। धारावाहक तार कैसा होता है? तो देखिए न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसका एक ट्रिक भी है कीड़ा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कीड़ा, एक ट्रिक है कीड़ा। ये कीड़ा विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन ए का रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, सी का एस्कॉर्बिक है, डी का कैल्सिफेरॉल है और के का फिलोक्विनोन, ई का टोकोफेरॉल है। सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछे तो कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, ये जो ऑप्शन ए है कायाकल्प, रंगभूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। लेकिन ऑप्शन सी में जो है धू स्वामिनी, ये इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा शब्द का विशेषण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के प्रश्न है और 64 नंबर में हिंदी साहित्य के प्रश्न थे। तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा बनेगा, फूफा शब्द का फुफेरा बनेगा, चाचा का चचेरा बनेगा। ध्यान रखना है, चाचा का एक बार पूछा गया था एग्जाम में। तो किताब किस शब्द का शब्द है, यानी किताब जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरबी हो जाएगा। किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो देखिए, हिंदी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये क्रिया विशेषण है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, जाकर देख लीजिए सभी वीडियो को, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की घटना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी का ये। पृथ्वीराज रासो किस काल की घटना है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। याद रखना है, आदिकाल की घटना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चलिए आंसर करेंगे। तो अभी हमने बताया फूफा से फुफेरा, मामा से ममेरा, तो चाचा का चचेरा हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 72 का डी के साथ चला जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कवि छायावादी युग का है। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? चलिए, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर को। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? ये जो लिखा गया है ये शुद्ध, इसका क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? तो देखिए, साहित्यिक इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो प्रणय पर्याय है, अनुराग भी पर्यायवाची है, प्रीति भी है, लेकिन घृणा जो है इसका उल्टा है। याद रखना है, प्रेम का उल्टा हो जाएगा घृणा, याद रखना है। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में 80 प्रश्न में से 5 प्रश्न कम थे, 75 प्रश्नों को कराया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं। इसी के साथ जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।